हेलो बच्चों। बेटा जी नमस्कार। बेटा आज हम क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें सीबीएसई का जो वेटेज है ओनली 3 मार्क्स का वेटेज है। लेकिन चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को हम वन शॉट में करें। अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 मिनट्स में इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिल्कुल सिंपल तरीके से करने की स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो सबसे पहली टर्म आपको पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कंडक्शन करंट। टॉपिक कुछ और है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन करंट से। कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? कंडक्शन करंट से। कंडक्शन करंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स। वो करंट जो वायर के अंदर से फ्लो करता है। किसी भी वायर है, आपके घर के अंदर जितनी भी वायर्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, उनके अंदर से जो करंट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट क्यों फ्लो करता है? कंडक्शन करंट एक्चुअली फ्री चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। वायर में क्या होता है, कंडक्टर्स में क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। कंडक्टर्स में क्या होते हैं बेटे? कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में क्या होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द करंट विच एग्जिस्ट या विच फ्लो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज ए कंडक्शन करंट। द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट या फिर कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट क्यों फ्लो करता है? एक्चुअली कंडक्शन करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। ये आपको पता लग गया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो करंट जो वायर के अंदर से फ्लो करता है। बस सिंपल याद रखो, वो करंट जो वायर से, जो कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहा है ना, वो कंडक्शन करंट है। दैट्स ऑल। अब इसके बाद टॉपिक क्या बनता है बेटे? हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंडक्शन करंट। पता होना बहुत जरूरी है यार। द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लो थ्रू द कंडक्टर्स इज नोन एज ए कंडक्शन करंट। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसका कंसेप्ट कहां से आया? डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसा करंट जो कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस करता है। जहां पर कंडक्शन करंट नहीं एग्जिस्ट किया, तो कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस करके एक ऐसा करंट आ गया जिसका नाम क्या रख दिया? दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट करंट कहां है, कहां से आया ये। एक्चुअली क्या हुआ, एम्पियर जो सर्क्यूटल लॉ था, उसके अकॉर्डिंग बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, किसके इक्वल था बेटे? म्यू नॉट आई के इक्वल था। और ये जो आई था, ये कंडक्शन करंट था। ये क्या था बेटे? व्हाट वाज दिस? दिस वाज द कंडक्शन करंट। ये क्या था? कंडक्शन करंट। लेकिन थोड़े टाइम के बाद एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ना इसकी एक कमी पकड़ी, इस इक्वेशन की एक कमी पकड़ी। अब वो कमी कहां से पकड़ी वो मैं आपको बताता हूं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट के इक्वल होता है। करंट इज द कंडक्शन करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। मैं एक सिंपल फिर भी आपको रिपीट कर देता हूं। ये वायर है जी, वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है आई। इसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमने इसके चारों तरफ क्लोज्ड पाथ मान लिया। यहां पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का इस क्लोज्ड पाथ के अराउंड लाइन इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का जो यहां पर इस वायर की के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का इस क्लोज्ड पाथ पर इसका लाइन इंटीग्रेशन कर दूं, तो वो म्यू नॉट टाइम्स द करंट, म्यू नॉट टाइम्स द कंडक्शन करंट के बराबर होता है, विच इज थ्रेडिंग दिस क्लोज्ड पाथ, जो कि इस क्लोज्ड पाथ को थ्रेड कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इधर क्लियर नो? तो ये क्या था? ये तो एम्पियर सर्किट लॉ था। अब एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करने का टाइम आया। अप्लाई करना कहां अप्लाई करना, ध्यान से देखना। वैसे तो इसको कहीं भी वायर पे अप्लाई कर रहे थे, ठीक था। तो साइंटिस्ट क्या काम करता है, एक कैपेसिटर लेता है। दिस इज ए कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। बैटरी से जोड़ दिया, यहां पर क्या लगा दिया बेटे? एक एमीटर लगा दिया। यहां पर क्या लगा दिया? एक स्विच कर लगा दिया। और यहां पर दो क्लोज लूप मान लेता है। वन ऑफ द क्लोज लूप इज दिस इज द C1, एंड सेकेंड ऑफ द क्लोज लूप इज दिस, एंड व्हाट इज दिस इज द C2। यहां से स्विच ऑन करता है, यहां पर एमीटर की रीडिंग आती है पॉजिटिव नेगेटिव।
तो एम्पियर के बाद मैक्सवेल क्या काम करता है, एम्पियर सर्किट लॉ को C1 पे अप्लाई करता है। बी वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर अराउंड दिस C1 पे कितना आ गया, म्यू नॉट आई, बिकॉज I is the current which is flowing through the wire. This is called the conduction current because एम्पियर सर्किट लॉ जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो सिर्फ कंडक्शन करंट के लिए एप्लीकेबल है। इक्वेशन आया 1। लेकिन बाद में क्या काम करता है, एम्पियर सर्किट लॉ को लूप नंबर C2 पे अप्लाई करता है। बी वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर एट द लूप नंबर C2, पाया इसने म्यू नॉट, इसके अंदर से कोई कंडक्शन करंट था, कोई वायर थी नहीं, इसमें कोई भी कंडक्शन करंट नहीं, तो कितना है, दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर कितना आ गया, 0, बिकॉज इसमें तो कोई कंडक्शन करंट नहीं है। यहां पर कंडक्शन करंट है तो कितना आया, म्यू नॉट आई। यहां से कंडक्शन करंट कितना है, आई। यहां पर कंडक्शन करंट कितना है, 0, तो यहां पर 0। अब इसी को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग एक बात होनी चाहिए कि अगर यहां से कंडक्शन करंट 0 है तो एमीटर की रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी, 0, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या देखा कि एमीटर की यहां पर एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने पे जिसकी वैल्यू 0 थी, फिर भी एमीटर की रीडिंग कुछ ना कुछ आ रही थी, जो एमीटर था वो फिर भी करंट को शो कर रहा था। तो वो कहते हैं यार ऐसा तो कुछ ना कुछ है जो इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, कॉन्टिन्यूटी टूटी नहीं है। यहां से करंट जा रहा है, कंडक्शन करंट, यहां से कंडक्शन जा रहा है, यहां से सॉरी करंट जा रहा है, कंडक्शन करंट। तो बीच में तो कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, बीच में से ऐसे क्या चीज है जो इस कॉन्टिन्यूटी को बनाए हुए है। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जैसे ही वो स्विच ऑन करता है और धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे कैपेसिटर यहां पर चार्ज हो रहा है, यहां पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां पर धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो कहता है कि स्पेस में एक करंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। एक करंट एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में जिसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया कैसे आया कि यहां पर भी एक करंट है। आपको पता है कि जब भी मैं किसी वायर में से करंट पास करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो साइंटिस्ट क्या ऑब्जर्व करता है, इस स्पेस के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस किसकी वजह से हो सकती है, वो तो सिर्फ करंट की वजह से ही हो सकती है। तो उसने दे दिया दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करा था वो कोई करंट की वजह से नहीं था, वो किसकी वजह से था बेटे, वो था चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो धीरे धीरे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड ड्यू टू द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो एग्जिस्टिंग। तो ये जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। तो साइंटिस्ट के दिमाग में है यार, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो करंट की वजह से एग्जिस्ट करता है, तो उसने इस हाइपोथेटिकल टर्म्स को, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही, रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही एक नाम दे दिया जिसका नाम क्या था, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है जहां पर फील्ड चेंज होगा वहां पर बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से करंट एग्जिस्ट किया जिसका नाम क्या था, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द। तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया, एक करंट विच फ्लो थ्रू द वायर, एक ऐसा करंट जो वायर के अंदर से फ्लो करता है उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं, और एक ऐसा करंट जो स्पेस में, जो हवा में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोल देते हैं। तो मैं फिर भी आपको बता दूं डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट वो कहता है कि कैपेसिटर के बीच में एक करंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस करंट की एग्जिस्टेंस एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स की वजह से नहीं है। द इलेक्ट्रिक की डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया कहां से आया है, एक ऐसा करंट जो स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, जो हवा में एग्जिस्ट कर रहा है,
ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स, मैं बार बार कहता हूं कि जहां पर फ्लक्स चेंज होगा वहीं पर डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब फ्लक्स चेंज होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और जो वो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। अभी हम उस टॉपिक पे नहीं आ रहे, तो मैं अभी आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बता रहा हूं। तो द इलेक्ट्रिक करंट विच एग्जिस्ट इन द स्पेस ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज ए डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन क्या होता है। यहां पर कौन सा क्या था, एक कैपेसिटर था, this is the positive, and what is this is the negative charge, this is the positive charge, this is the negative charge, चार्ज कैपेसिटर है। या ऐसे ही मान सकते हो, इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे चार्ज आ रहा है, धीरे धीरे क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चार्ज। एक बात और बता दूं बेटा, अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा ना, फुली चार्ज, पूरा चार्ज यहां पर आ गया, पूरा नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर वो जीरो हो जाएगा। जब तक फ्लक्स चेंज होगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट भी तभी तक ही एग्जिस्ट करेगा। हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं जी, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, धीरे धीरे चार्ज आ रहा है, और आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटे, सिग्मा डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। जब कैपेसिटर फुली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, सिग्मा डिवाइड में एप्सिलॉन। मैं लिखता हूं वैल्यू, ई का वैल्यू कितना है बेटे, सिग्मा डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सिग्मा, चार्ज ओवर एरिया। वैल्यू करता हूं, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओवर एरिया, एरिया इज द प्लेट, एरिया ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये जो E का वैल्यू बनेगा, ये कितना बन गया बेटे, Q डिवाइडेड में A एप्सिलॉन नॉट। मेरे हिसाब से आपको क्लियर है, E का वैल्यू होता है सिग्मा डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, Q बाय A। E का वैल्यू कितना बन जाएगा, Q डिवाइडेड में A एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखना ध्यान से, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, Q इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। और मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको पहले बताया है, E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया किसके इक्वल होता है बेटे, फ्लक्स। कौन सी फ्लक्स के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होता है। E इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो चार्ज है ये किसके इक्वल है बेटा, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल है। मैंने क्या बोला कि अगर इसके बीच में करंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज धीरे धीरे आ रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो इसके बीच में हवा में जो करंट एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। जो क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई डी का वैल्यू कितना होता है, रेट चेंज ऑफ द चार्ज। रेट चेंज ऑफ द चार्ज इज डिफाइंड एज ए करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट काइंड ऑफ करंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज एग्जिस्टिंग इन द स्पेस। तो मैं वैल्यू करूंगा, यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू आएगा, ये कितना आएगा, डी डिवाइड में डी टी एप्सिलॉन नॉट डी ऑफ फाई ऑफ ई। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो आई डी का जो वैल्यू बनेगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, सॉरी डी फाई ई डिवाइड में डी टी के इक्वल बन जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। The electric current which exists in the space due to the change in the flux is called the displacement current। तो देखना बेटा, मेरे हिसाब से अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का एक एक्सप्रेशन है। तो अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन है, वेयर आई डी का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड में डी टी। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में एक चीज और बता दो, जो हमारा क्वालिटेटिव आइडिया है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, सर ये जो कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट का वैल्यू कितना होता है, मैं लिख देता हूं, कंडक्शन करंट का वैल्यू कितना आता है, क्यू बाय वी टी। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड में डी टी। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए, तो जो एम्पियर सर्किट लॉ था, उसने उसको किसने मॉडिफाई कर दिया,
उसने मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, वो कहता है ये जो बोलता है ना एम्पियर, ये जो एम्पियर्स मैं इधर लिख रहा हूं, क्या बोलता है, एम्पियर बोलता है कि बी वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर अराउंड दिस क्लोज सरफेस किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई। ये भाई कंप्लीट नहीं है, सही तो है लेकिन ये तभी सही है अगर कंडक्टर्स है। इसको कंप्लीट किसने किया, इसको कंप्लीट किया मैक्सवेल ने। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, मी नॉट आई प्लस आई डी। आईडी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसीलिए ये जो कंप्लीट लॉ है आधा किसने बताया, एम्पियर ने, और कंप्लीट किसने किया, मैक्सवेल ने। कंप्लीट करने के बाद इसका नाम क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड द मैक्सवेल्स एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। दिस इज द मैक्सवेल्स एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, हमने तो डिस्प्लेसमेंट करंट बताना था आपको कि ये जो आईडी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट डी ऑफ आई ऑफ ई डिवाइड में dt। अब देखिए एस आई नॉट क्या है इसका भी, एम्पियर। व्हाट इज द एस आई नॉट ऑफ दिस, दिस इज आल्सो द एम्पियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स in which the electric and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, और ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स। दोबारा से रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, both are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स हैं जिनमें वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है बेटे, वाई एक्सिस है, ये कौन सा है, जेड एक्सिस है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अगर मैं एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करूं, दिस इज द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, अभी अभी तो किया हमने कैपेसिटर केस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बनता है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ये बोल सकते हैं इन विच वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देखो यार सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। अब यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, मान लेते हैं ऐसे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से एक्सिस में है, जेड एक्सिस में। ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक, और ऐसे ऐसे करके आगे जा रही है। क्लियर हुआ बेटे बात, ये कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, और वेव ऐसे ऐसे करती हुई क्या जा रही है, आगे जा रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स in which the electric and magnetic field, or you can say in which the varying electric and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of the propagation। तो ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना भाई। ये जो प्रॉपर्टीज है, पहले वाला टॉपिक तो डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड में dt। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बीच में से क्वेश्चन आ सकता है, देख लें प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एन एक्सेलरेटरी चार्ज कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम जब भी किसी चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा हाउ यार, हाउ द एक्सेलरेटरी चार्ज कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, हम चार्ज को एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक वायर है, वायर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया, आप इसको यहां पर क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो। जैसे ही आप यहां पर स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ, फिर स्विच ऑन, फिर स्विच ऑफ, एक्चुअली व्हाट आर डूइंग, यू आर चेंजिंग द फ्लो, यू आर चेंजिंग द फ्लो। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो आप चार्ज को एक्सेलरेट करते हो, आप स्विच ऑफ करते हो तो आप चार्ज को रिटार्ड रिटार्ड करते हो।
तो व्हेन द चार्ज इज एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। याद रखना, क्या मैं किसी वायर के अंदर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता हूं? यस। मेरे पास वायर थी जी, एक बहुत लंबी वायर थी, स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ कर दिया, तो यहां से क्या निकलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और एग्जांपल देता हूं, इसकी जगह आपने क्या लगा दिया बेटे? एसी लगा दिया, अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे जैसे अल्टरनेटिंग करंट चेंज होगा तो यहां से क्या होगा? करंट चेंज होता रहेगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगी। और जो फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की होगी वही फ्रिक्वेंसी जो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, वायर में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, वो भी फ्रिक्वेंसी किसका होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होगा। इज दैट क्लियर और नो? तो पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा मैं आपको पॉइंट बताता हूं, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पीड कितना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन स्पेस, इन एयर, इन वैक्यूम कितना होता है? c इज इक्वल टू 1/√, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू कितना था? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक मीडियम के अंदर जो स्पीड होगा वो कितना होगा? c म्यू इंटू एप्सिलॉन। दिस इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मीडियम। ये किसमें है बेटा? इट इज इन द मीडियम एंड इट इज इन द स्पेस। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द थर्ड? ये वेरी वेरी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सी का वैल्यू कितना होता है? 1/√, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, ये जो सी का वैल्यू होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये किसके इक्वल होता है? ई नॉट इंटू बी नॉट। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी, ये जो दो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी का वैल्यू 1/√, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इन द वैक्यूम, सी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू बी नॉट। This is the ratio of the peak value of the you can say electric field component and peak value of the magnetic field component. So then what is this? This is the speed of the electromagnetic waves. अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर द मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। Electromagnetic waves are transverse in nature. What do you understand by transverse? Transverse का मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था, in which the electric field and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction. जिसमें ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या है? ये कौन सा एक्स एक्सिस, ये कौन सा वाई एक्सिस, ये कौन सा जेड एक्सिस? ध्यान सुना बेटा, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में। और ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में? जेड एक्सिस में। एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है? अलोंग द एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन के भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड। देख लीजिए बेटा, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। यहां पर मान लेते हैं ये क्या है बेटा? ये है लाइक दिस। ये मान लेते हैं व्हाट इज दिस? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। यहां पर ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ई वेक्टर। इसमें से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द ई वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। ये जो ई क्रॉस बी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसमें है बेटा? वो है वाई एक्सिस में। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? देखने इसके लिए मैं ई क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कोई कह दे कि ई तो एक्स एक्सिस में है जी, बी वाई एक्सिस में है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। सीक्वेंस का फॉर्मूला है सर्कल, ये कितना है? आई
इसके बाद लगा लीजिए बेटा जे, और इसके बाद क्या लगा लीजिए के। अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे नेगेटिव। एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपके पास आ गया आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज तो क्या बनेगा प्लस के। अगर आपके पास आ जाए जे क्रॉस के तो क्या आएगा जे क्रॉस के प्लस दैट इज इक्वल टू आई। इसी तरह से जे दैट इज इक्वल टू के क्रॉस आई, कितना है के क्रॉस आई तो कितना आ जाएगा बेटे दैट इज इक्वल टू जे। अगर आपके पास आ जाए, अगर आपके पास आ जाए आई क्रॉस के दैट इज इक्वल टू आई क्रॉस के, किधर आ रहे हैं आई क्रॉस के उल्टा तो कितना बनेगा बेटे माइनस जे। तो याद रखना अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या लेते हैं पॉजिटिव, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या लेंगे नेगेटिव। मान लेते हैं आपके पास आ गया के क्रॉस जे, जो हमने लिया नहीं है शायद, दैट इज के क्रॉस ऑफ जे आएगा तो आई। अब के क्रॉस जे कितना आएगा बेटे माइनस आई, बिकॉज यू आर मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको एक एग्जांपल देता है कि E is given as E vector is given as E into I cap and B vector is given as B into J cap. What is the direction of the electromagnetic wave? तो आपको कैसे पता रहेगा डायरेक्शन, तो कीजिए बेटा दैट इज E वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर कितना बनेगा E into I cap क्रॉस ऑफ B into J cap, कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर निकाल लीजिए। E वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर किसके इक्वल है E क्रॉस B, अंदर कितना है I क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके इक्वल बनेगा के, तो ई वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर किसके इक्वल बनेगा ई बी मल्टीप्लाई इंटू के पॉजिटिव। तो जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो किधर होगा अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ई क्रॉस बी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैंने आपको ना चार प्रॉपर्टीज बताई हैं। पहला, इलेक्ट्रो एंड एक्सेलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपके पास एक सिंपल वायर भी है ना और उसके अंदर से आप करंट फ्लो करवाते हो लेकिन करंट को चेंज करते हो तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि करंट चेंज करने का मतलब क्या है यू आर एक्सेलरेटिंग द चार्ज। दूसरा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर द मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो वेलोसिटी होता है, जो स्पीड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो वैक्यूम में कितना होता है 1 बाय अंडर द रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम में कितना होता है 1 बाय अंडर द रूट म्यू इनटू एप्सिलॉन। और उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड में बी नॉट, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। एंड ई क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे बढ़ते हैं प्लीज, ध्यान टू आई क्या, और मैं लिख देता हूं बी वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू बी इंटू जे कैप। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ये कांस्टेंट है, इफ मैं कंडीशन लिखता हूं इफ ई इज कांस्टेंट देन नो EM waves are produced, तो कोई भी EM waves प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर ये वेरिएबल है, मैं लिखता हूं ध्यान से E दैट इज इक्वल टू V वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू आई कैप। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर E का वैल्यू कितना है दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, लेकिन अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। अगर मैंने लिख दिया E इज इक्वल टू ई आई कैप बी बी इंटू जे कैप के कैप जे कैप सॉरी, और यहां पर कहता है कि E भी कांस्टेंट है बी भी कांस्टेंट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन नो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। इसी तरह से अगर आपको दे दिया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू आई कैप, और आपको कहता है बी वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू जे कैप, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगी, यस प्रोड्यूस होंगी, और उनका डायरेक्शन क्या होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आपको पता है ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगी। यहां पर ये कौन सा है आई, ये कौन सा है जे,
तो आपको पता है ई वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर किसका रिप्रेजेंटेशन है? दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्शन निकालनी है ओनली। तो आप क्या करोगे, ई की जगह क्या आएगा बेटे? आई कैप, क्रॉस क्या कर दोगे बेटा? जे कैप। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। आई के बाद क्या आ गया? जे, बचा क्या है? के। तो सबसे पहले लिखोगे के। अब आपने चेक करना है क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो मैंने आपको बताया था, मैं यही बना देता हूं लाइक दिस। ये क्या है बेटा? आई कैप। ये क्या है? जे कैप। और ये क्या है? के कैप। ये आई कैप है। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा तो नेगेटिव। मैंने क्या लिखा? आई जे मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो के वेक्टर आ जाएगा के। और ये क्या आएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल मूव अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर आपके पास ये आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दे दिया बेटे जे कैप, और यहां पर इसका वैल्यू दे दिया दैट इज इक्वल टू के कैप। के कैप भी नहीं देता, मान लेता देता आई कैप। फिर क्या करेंगे? आपके पास क्या है बेटे? जे कैप क्रॉस ऑफ आई कैप, बचा क्या? आई जे, बचा क्या है बेटे? के। अब देखना कहां से कहां मूव करना है? जे टू आई, जे टू आई। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हमने क्या लेना है? पॉजिटिव। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या लेना है? नेगेटिव। इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी होता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है बेटे? वाई एक्सिस है, ये क्या है? जेड एक्सिस है। यहां पर क्या चल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा उतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा उतना एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। तो कहने का मतलब क्या है? एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो कितना होता है? याद रखना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखो, ये एनर्जी डेंसिटी आपने किया भी है कैपेसिटर में केस में, आपको याद है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको याद करने का तरीका क्या है? 1/2 ई की जगह क्या आ जाएगा बेटे? बी स्क्वायर। म्यू नॉट ऊपर है, डिवाइड में कितना आ जाएगा? म्यू। एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, इसके डिवाइड में उल्टा कितना आ जाएगा? म्यू नॉट। इसको इक्वेशन को ना याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने फोर्स किया था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में आर स्क्वायर, और आपने एक फोर्स किया था दैट इज इक्वल टू M1 इंटू M2 डिवाइड में आर स्क्वायर म्यू नॉट डिवाइड में 4 पाई। दोनों केसेस में एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है तो म्यू नॉट ऊपर आता है। तो यहां पर भी ई की जगह क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट नीचे आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो म्यू नॉट क्या आ जाएगा? ऊपर। दिस इज द मेथड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी है 1/2 बी स्क्वायर डिवाइडेड में म्यू नॉट। ये भी आपको याद रखना। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये जो टोटल एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड इन द, या टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूटी क्या लिखेंगे बेटा? यू ऑफ ई प्लस दैट इज यू ऑफ बी, यू ऑफ टी। इसकी वजह से एनर्जी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस, ओहो, इसकी वजह से एनर्जी कितना बनेगा? 1/2 दैट इज बी स्क्वायर डिवाइड में मी नॉट। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और तो क्या बनेगा? एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो क्या बनेगा बेटे? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसके इक्वल है? 1/2 बी स्क्वायर डिवाइड में मी नॉट। तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू कर सकता हूँ। इसको ना हम टोटल एनर्जी को, इसको हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द एवरेज एनर्जी डेंसिटी। याद रखना, वैसे तो एनर्जी डेंसिटी और एवरेज एनर्जी दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, लेकिन जब हम यहां पर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट लेके आते हैं, तो यहां पर जो टोटल एनर्जी आती है वो एक्चुअली एवरेज एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में आती है।
और यहाँ पर ये जो ई वैल्यूज है वो क्या है, ये आरएमएस वैल्यूज हम ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल था, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल था। इतना याद रखो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ये कितना बन गया है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस, इसका भी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितना बन गया बेटे, कितना बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लेकिन अपने को पता है ये जो ई है ना, ये एक्चुअली आरएमएस वैल्यू है। क्या है बेटा, आरएमएस वैल्यू। इसका वैल्यू कितना होता है, ई आरएमएस वैल्यू होता है ई नॉट डिवाइड में √2। तो ये जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है ये किसके इक्वल बन जाएगा, 1/2 एप्साइल सॉरी 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 कितना बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट डिवाइड में √2 का स्क्वायर। तो ये जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है कितना बनेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोबारा कहते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। टोटल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड आपको मैंने बताया एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू किया है, व्हाट इज दिस, सॉल्व किया है इसकी, ये टोटल वैल्यू आ गई है, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड या फिर एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो हमने वैल्यूज ली है ना, ये आरएमएस वैल्यूज है, ये हमने पीक वैल्यू नहीं। अगर अपने पास नॉन वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होता, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता, तब हम यहां पर ई नॉट और बी नॉट ले सकते थे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, इसीलिए हमने ये आरएमएस वैल्यू यहां पर रखी है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है, नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है यार, सबसे सिंपल कंसेप्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता क्या है यार, इस कमरे के अंदर एक बल्ब जला है, ठीक है, एक बल्ब जला। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, बल्ब से कम रोशनी आ रही है तो इंटेंसिटी कम है, बल्ब से ज्यादा रोशनी आ रही है इंटेंसिटी ज्यादा। ज्यादा रोशनी आने का मतलब क्या है, एनर्जी ज्यादा रिसीव हो रही है। अगर बल्ब से कम रोशनी आ रही है कम एनर्जी रिसीव हो रही है, ज्यादा रोशनी आ रही है ज्यादा ज्यादा एनर्जी रिसीव हो रही है। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है। देन आप कहो, क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दोबारा फिर रिपीट कर दूं, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। अगर यूनिट एरिया पे ज्यादा एनर्जी आ रही है तो ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा रोशनी तेज है। अगर यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे कम एनर्जी आ रही है तो कम इंटेंसिटी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं आई इज इक्वल किसके इक्वल होता है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये मेरे पास क्या है, सर्कुलर सरफेस है, इसके ऊपर चारों तरफ से एनर्जी फील करना है आपने, इसको फील करना है। मैं क्या काम कहता हूं, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, देखो ये मैंने सर्कुलर फॉर्म में मान लिया तो एनर्जी जो वेव्स है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ रही है। मैं क्या काम करता हूं, एल से मल्टीप्लाई करता हूं, एल से डिवाइड करता हूं, एरिया इंटू एल। वेव्स आई यहां से लेके यहां तक, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, एल। एरिया कितना है, एल, ए सॉरी, एरिया इंटू लेंथ। तो जो इन्होंने वॉल्यूम कवर किया है ए इंटू एल, वो कितना बन जाएगा अभी, आई का वैल्यू कितना बन जाएगा, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और ये कितना बनेगा बेटे, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और ये कितना बनेगा, एल डिवाइड में कितना बच गया, टी। एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है पता है आपको, एनर्जी डेंसिटी। क्या होता है बेटा, एनर्जी डेंसिटी। और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड। ये क्या बन गया, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। लेकिन मैंने आपको बताया था यहां पर एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द। वैसे तो आप पॉइंटिंग वेक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन उस चक्कर में अपन नहीं पढ़ेंगे। सिंपल याद रखिए कि जो आई है, जो इंटेंसिटी है,
इंटेंसिटी होता है एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एल से डिवाइड किया, एल से मल्टीप्लाई किया। एरिया इनटू लेंथ क्या होता है बेटे? वॉल्यूम। फील कीजिए कि ये जो वेव्स थी इन्होंने यहां से यहां तक एल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ऐसे आ रही है वेव्स, ऐसे ऐसे फील कीजिए प्लीज, फील। ऐसे आ रही है वेव्स लाइक दिस। वेव्स ऐसे आ रही है सिलेंड्रिकल की फॉर्म में, इन्होंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एल। एल कवर किया, एरिया कितना था बेटे? ए। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया और ये जो एरिया है, लेंथ को जब एरिया को, सॉरी, एरिया को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम कवर्ड। तो एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, मैंने आपको पहले बताया, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है वो एवरेज एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा है वो टी। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या होता है बेटा? दिस इज द स्पीड सी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम आगे भी इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है? अभी अभी हमने निकाला एवरेज एनर्जी डेंसिटी 1/2 कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू सी। व्हाट इज दिस? या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको? आई दैट इज इक्वल टू 1/2 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, म्यू नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये था म्यू नॉट इंटू सी। दिस इज द इंटेंसिटी of the electromagnetic wave. Energy received per unit area per unit time is defined as the intensity of the electromagnetic waves. हुआ बेटा क्लियर? हम अगर 1/2 ना रखना चाहे तो आरएमएस वैल्यू भी हम यहां पर रख सकते हैं। नेक्स्ट, इंटेंसिटी के बाद, नाउ इंटेंसिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट बनता है, एनर्जी तो हमने कर लिया, इंटेंसिटी भी हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं? रेडिएशन प्रेशर एंड द मोमेंटम। जब एक्चुअली में ना रेडिएशन चलती है, जब रेडिएशन चलती है तो वो क्या क्या करती हैं? उनके अंदर रेडिएशन आल्सो पोजेसेस द मोमेंटम। उनमें मोमेंटम भी होता है। जब फोटोन आ रहे हैं, लाइट आ रही है, अगर हम लाइट की बात करें, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो जब फोटोन आते हैं तो वो भी क्या करते हैं? वो भी मोमेंटम को कैरी करते हैं, बिकॉज दे पोजेसेस द पार्टिकल नेचर अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो मोमेंटम को कैरी करते हैं, वो मोमेंटम को पोजेस करते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से। क्या होता है बेटे मोमेंटम? इट इज सिंपली डिफाइंड एज एनर्जी ओवर सी। एनर्जी ओवर सी कैसे? एल्बर्ट, यही मोमेंटम है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिफाइंड एज ए मोमेंटम। आपको पता तो है यार, ये जो एनर्जी होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कितना होता है? एमसी स्क्वायर डिवाइड में मैंने सी से डिवाइड कर दिया। कितना बचा बेटे? यू कितना बचेगा? एम इंटू सी एंड मास इंटू वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द, मोमेंटम एसोसिएटेड विद द, यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया बेटे बात? एनर्जी divided by speed of the electromagnetic wave is defined as the momentum of the electromagnetic waves. अब देखिए एक चीज और, मैं इसके भी दो केसेस बनते हैं। अगर आपके पास ना दो सरफेसेस है, वन ऑफ द सरफेस इज दिस, सेकंड ऑफ द सरफेस इज दिस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अब्सॉर्ब्ड या टोटली एब्जॉर्प्शन। यहां पर क्या हुआ? टोटल, टोटल एब्जॉर्प्शन। यहां पर क्या हुआ? टोटल एब्जॉर्प्शन। यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो जब एब्जॉर्ब कर लिया गया तो यहां पर मोमेंटम कितना होगा? P, दैट यू कितना बन जाएगा बेटे? U बाय सी। कितना बन जाएगा? U बाय सी। इफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकरा के वापस आ जाएंगी, तब मोमेंटम कितना होगा? ये बन जाएगा 2U डिवाइड में सी। व्हाई इज इट सो? ये आपने पढ़ा है, जाते हुए मोमेंटम। मैं रफली वैसे करवा रहा हूं याद करने के लिए। जाते हुए मोमेंटम एमवी, आते हुए मोमेंटम माइनस, माइनस का एमवी, चेंज इन मोमेंटम एमवी, माइनस माइनस प्लस एमवी कितना बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ एमवी। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट दैट 2U डिवाइड में सी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्या था? दिस इज द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब रेडिएशन प्रेशर क्या कहता है देखना बेटा। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रेडिएशन प्रेशर? रेडिएशन प्रेशर क्या कहता है? अब हमने रेडिएशन प्रेशर की बात करनी है। रेडिएशन प्रेशर आपको पता है
जब रेडिएशंस होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो जहां पर भी फॉल करते हैं वहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि उनका पार्टिकल करैक्टर भी है। जो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, रेडिएशन प्रेशर, यू नो दैट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेडिएशन प्रेशर? रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स क्या होता है बेटे? चेंज इन मोमेंट बैक टू द टाइम। तो यहां पर क्या बनेगा? यू हैव टू से रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू कितना बनेगा? अरे यार, फोर्स का वैल्यू कितना होता है बेटे? दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू time, change in momentum with respect to time and into area. What is this? This is the radiation pressure of the electromagnetic wave। में मेन पॉइंट बता दूं कहां से क्वेश्चन बन सकता है इसमें। इसमें एक तो ये क्वेश्चन दे देता है, गिवन दैट E is equal to 20 sin of 20t minus that is equal to 20t into kx एक्सेट्रा, कुछ भी वर्ड्स है। आपको दे दिया साइन ई इज इक्वल टू 20 साइन ऑफ 20t माइनस के ऑफ एक्स। आपको कहता है कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ई रिप्रेजेंट करते हैं, ई इज इक्वल टू 20 साइन 20t माइनस के एक्स। कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ये किसका वैल्यू है बेटा? ई को हम कोरिलेट करेंगे ई नॉट साइन, दैट इज इक्वल ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये जो ई नॉट है, ई नॉट का वैल्यू कितना है बेटा? 20। ई नॉट का वैल्यू कितना आ गया? 20। हमने क्या निकालना है? हमने तो बी नॉट निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है सर? फॉर्मूला क्या है पता है आपको? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको पता है? आपको क्या पता है? आपको पता है C इज इक्वल टू बी नॉट डिवाइड में, सॉरी, C इज इक्वल टू, हमेशा गड़बड़ हो जाती है, ई नॉट डिवाइड में बी नॉट। तो हम क्या काम करेंगे? हमने बी नॉट का वैल्यू निकालना है। कितना बनेगा बेटे? ई नॉट डिवाइड में सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बी नॉट? ई नॉट का वैल्यू कितना है? 20। सी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁻8। तो बी नॉट का जो वैल्यू बनेगा 6.67 10⁻⁻8। क्लियर हुआ कि 6.67 10⁻⁻8। तो इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। आपको कोई इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या B इज इक्वल टू बी नॉट समथिंग दे देगा और बोलेगा आपको कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ कैसे आ सकते हैं हमारे पास इस चैप्टर में से। मान लेते हैं एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। A plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz traveling in space along x direction at what particular point in space and time and space and time at a particular point in space and time, electric field is given 6.3 volt per meter. J cap means electric field is acting along the y-axis. Calculate the B at that point. तो आपने B निकालना है, आपको E गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द E? E का वैल्यू है बेटे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लेते हैं 3.6 वोल्ट पर मीटर। हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटे? हमने B कैलकुलेट करना है। B कैलकुलेट करने का आपको मेथड पता ही है, आपको पता ही है कि ये जो C का वैल्यू होता है ये कितना होता है बेटे? E बाय में B। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द B? दैट इज इक्वल E डिवाइड में C। तो कितना बनेगा? E का वैल्यू कितना है? 6.3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द C? 3 इंटू 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा? 2.1। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम इसका डायरेक्शन कैसे निकाल लें? अगर आपके पास आ भी जाए, कैलकुलेट द बी एट दैट पॉइंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द बी। डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा? ध्यान से देखना। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो ई वेक्टर है क्रॉस ऑफ बी वेक्टर है, ये क्या बताता है? दिस टेल्स अबाउट द डायरेक्शन। क्या बताता है? दिस टेल्स अबाउट द डायरेक्शन। यहां पर ये जो E है ये कौन से एक्सिस में है बेटा? इट इज एक्टिंग अलोंग द
वाई एक्सिस। ये कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस एंड बी का अपने को नहीं पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से एक्सिस में ट्रेवल कर रही है? एक्स एक्सिस में। क्रॉस प्रोडक्ट किस में आएगा? आई कैप। एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि आपको पता ही क्रॉस बी टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपने ये सोचना है सर, जे भी आ गया, आई भी आ गया, हमारे पास क्या बचा है? के। और ये क्या है? पॉजिटिव। मैंने आपको सारा फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर हम जे से के, देखना मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं, आई जे, कि अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव। तो हमारे हमने कहां से कहां जाना? जे टू के। अगर हम जे से के जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? आई। तो क्या बन गया? जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल टू आई। देन तो मैग्नेटिक फील्ड होगा विल बी अलोंग, it will along the z axis, positive z axis, it will along the। अब क्वेश्चन तो यही बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या चीज है। मैं आपको अगर डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं तो मैं आपको बता दूं, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट वेव्स। जब हम डिफरेंट डिफरेंट वेव्स को रेगुलर अरेंज करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है? कि उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग या फिर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनको हम अरेंज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। या तो वेवलेंथ असेंडिंग ऑर्डर में रहे या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे, इसी तरह से या तो फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में रहे या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस को उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे हम कुछ वेव्स लिखते हैं, पहले मैं लिख देता हूं कि सबसे, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है? सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। एंड दिस अरेंजमेंट इज नॉन एज रेगुलर फैशन अरेंजमेंट। उसी तरह से वेव्स हैं, अगर हम सबसे छोटी वेव, वो वेव जिसकी वेवलेंथ छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अगर हम इस ढंग से अरेंज कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बार बार रिपीट कर रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने का तरीका क्या है? बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है इनकी वेवलेंथ को याद करना और फ्रीक्वेंसी को याद करना। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। प्लीज सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद कैसे करें। याद रखना बेटा, गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। आर से क्या बनता है बेटे? आर से बनता है रेडियो वेव्स। आर से क्या बनता है? रेडियो वेव्स। एम से क्या बनती है बेटे? दीज आर नोन एज द माइक्रोवेव्स। आई से क्या बनती हैं? इंफ्रा रेड वेव्स या फिर रेडिएशंस, एक ही बात है, इंफ्रारेड वेव्स या रेडिएशंस। वी से क्या बनता है बेटे? वी से बनता है विजिबल लाइट। वी से क्या बनता है? विजिबल लाइट। यू से क्या बनता है? यू से बनता है अल्ट्रा वायलट, अल्ट्रा वायलट रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलट रेडिएशंस। उसके बाद एक्स से क्या बनता है बेटे? एक्स से बनता है एक्स रेज। और जी से क्या बनता है? दीज और कॉल द गामा रेज। अब गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। दूसरा, जो रेडियो वेव्स हैं ये सबसे ऊपर हैं, इनकी हाइट सबसे नीचे से देखना, आपने चेक करना है ऊपर है, तो दैट्स वाई इनका जो वेव लेंथ है यहां से यहां तक लेंथ ज्यादा है, तो दैट्स वाई इनका वेव लेंथ सबसे ज्यादा। जैसे जैसे हम ऊपर से आएंगे लेंथ कम हो रहा है, तो दैट्स वाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है बेटे? रेडियो वेव्स का। फिर वेवलेंथ किसका आएगा? माइक्रोवेव्स का। फिर किसका? इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज एंड फिर गामा रे। तो जब हम टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज करता है। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि ये जो वेवलेंथ है सी इज इक्वल किसके इक्वल होता है? म्यू इनटू लैम्डा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम।
और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। आप ये भी बोल सकते हो जिस रेडिएशंस का, जिस वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी क्या होगा, उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, उसका एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। कई बार क्वेश्चन आ जाए, अरेंज द फ्लोइंग वेव्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में कैसे अरेंज करेंगे बेटा, तो आपने फ्रीक्वेंसी चेक करना है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसका एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा। अब यहां से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, यहां से क्वेश्चन इस हिसाब से आता है बेटा, ध्यान से देखना। यहां से मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आता है अरेंज द फ्लोइंग वेव्स, यहां से क्वेश्चन बन गया, मान लेते हैं आपको कहता है अरेंज द फॉलोइंग waves, arrange the following waves in ascending order, ध्यान से देखना, in ascending order of wavelength, in ascending order of wavelength, ascending order of wavelength में डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस को अरेंज कीजिए और आपको देता है, मान लेते हैं पहला देता है रेडियो वेव्स, फर्स्ट वेव दे दी क्या, रेडियो वेव्स। फिर आपको कहता है उसके बाद कौन सी है, विजिबल लाइट। फिर आपको कहता है उसके बाद कौन सी आ गई है, माइक्रोवेव्स। फिर आपको कहता है लास्ट में कौन सी है, गामा रेज। आपने कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में सभी रेडिएशंस को अरेंज करना। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। अब क्वेश्चन यही बनता है, वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, जो सबसे ऊपर उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जो सबसे नीचे उसकी वेवलेंथ सबसे कम। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है बेटे, गामा की। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट द गामा रेज। फिर उससे ज्यादा वेवलेंथ एक्स रेज नहीं है, उससे ज्यादा अल्ट्रावायलेट नहीं, फिर किसकी आएगी बेटे, यू हैव टू राइट विजिबल लाइट। विजिबल के बाद कौन सी आएगी बेटे, माइक्रो। विजिबल के बाद क्या आएगी, माइक्रो। और माइक्रो के बाद क्या आएगी, रेडियो वेव। इस ढंग से आपने इन वेव्स को अरेंज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। यही नहीं आपको कहता है अरेंज द फ्लोइंग वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में कहता है सेम वेव्स दे देता है और आपको कहता है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कीजिए। क्या कहता है बेटे, डिसेंडिंग, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे डिसेंडिंग, घटते क्रम में आपने चेक करना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा की। तो गामा लिख देंगे सबसे पहले। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा की। तो क्या लिखेंगे बेटे, सबसे पहले गामा रेज, गामा रेज। गामा के बाद फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, एक्स, विजिबल की। तो दैट्स वाई डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की। गामा रेज के बाद उससे कम किसकी है बेटा, विजिबल लाइट की है। और विजिबल लाइट से कम फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटे, माइक्रोवेव्स की। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव्स की। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि हम डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखना है कि अरेंज द फ्लोइंग वेव्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में आपने इन वेव्स को अरेंज करना है, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, रेड लाइट, येलो लाइट, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले चेक करोगे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है। ऊपर से चेक कीजिए सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। उससे कम वेवलेंथ किसकी है बेटा, चेक कीजिए, माइक्रो। क्या माइक्रो है, नहीं। उसके बाद है इंफ्रारेड। क्या इंफ्रारेड है, यस, इंफ्रारेड। इसके बाद क्या आएगा, इंफ्रारेड। इससे कम वेवलेंथ किसकी है बेटा, रेड लाइट। यहां से एक बात और, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम भी एक अपना स्पेक्ट्रम है, जिसमें क्या आता है, विबग्योर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड
वायलेट। ये भी आपको कलर्स याद करने पड़ेंगे। जो सबसे ऊपर उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जो सबसे नीचे उसकी वेवलेंथ सबसे कम, जो सबसे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो उसके बाद क्या आ जाएगा बेटे, यहां से चेक करो क्या आएगा, रेड। तो दैट्स व्हाई व्हाट इज दिस, दिस इज द रेड। उससे कम वेवलेंथ किसकी है बेटा, येलो। दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट द येलो। उससे कम वेवलेंथ किसकी है, ब्लू नहीं है, इंडिगो नहीं है, वॉयलेट नहीं है, अल्ट्रा वॉयलेट है, नहीं है, अल्ट्रा वॉयलेट है। उससे कम किसकी है बेटे, अल्ट्रा वॉयलेट की। और अल्ट्रा वॉयलेट से कम वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, गामा रेज। व्हाट इज दिस, दिस इज द descending order of the different waves in the descending order of wavelength। तो आपको इस तरह से एक क्वेश्चन मिल सकता है, अरेंज द फ्लोइंग वेव्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या फिर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, मेन जो दिक्कत रहती है बच्चों को, वो आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आती है कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक नंबर का, तो एक नंबर भी आपने छोड़ना नहीं है। मेन क्या आता है, मान लेते हैं आपको बोल दिया कि रेडार में कौन सा वेव्स यूज होता है, विच वेव्स आर यूज्ड इन द रेडार। आपको चार ऑप्शन दे दिए, एंड आल्सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दीज वेव्स। फिर कैसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज, उसको याद करने का सिर्फ एंड सिर्फ एक ही तरीका जो मैं आपको बताने जा, आपने कैसे याद रखना है, याद रखना ये डिजिट्स को याद रखना, 9 11 14 14 16 19 23, 9 11 14 14 16 19 23, 9 11 14 14 16 19 23। और एक जो सबसे पहली बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो होता है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और इसका जो वेवलेंथ रेंज है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, जो हम आगे करें, ये आपने याद रखना और अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। दूसरा, जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हमको राइट हैंड साइड में चलना है, जब हम वेवलेंथ निकालेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। देख लेते हैं बेटा, डॉट्स मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए कौन से साइड में चलना है, राइट हैंड साइड, लाइक दिस। आइए डायगनली, लाइक दिस। आइए डायगनली, राइट दिस, डायगनली, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। लिख लीजिए 9 11 14 14 16 19 23। लिखो 9 11 14 14 16 19 23। इसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में 5 लिखना है और लास्ट में भी 5 लिख देना है। स्टार्टिंग में 5, लास्ट में भी 5। इसके बाद आपने क्या करना है बेटे, यहां पर 3 आएगा 4 टाइम्स, 1 टाइम 3, इसको इधर ले आइए, 2 टाइम्स 3। इसके बाद यहां पर भी 3, 1 2 3। इसके बाद लास्ट टाइम 3 आएगा, 3 इंटू 10⁻11, इसको इधर ले आइए। 3 के बाद क्या आएगा बेटा, 4। 4 के बाद विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है, 4 इंटू 10⁻14 टू 8 इंटू 10⁻14। तो यहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा, 1 2 3 3, 1 2 3 4, मतलब कि 1 टाइम्स 3, सेकेंड टाइम 3, थर्ड टाइम 3 एंड फोर्थ टाइम 3। 4 बार आप 3 को लेके आओगे, 4 बार आप 3 को लेके लेने के बाद आप सिर्फ जो विजिबल लाइट है उसका फ्रिक्वेंसी रेंज लिख दो। जब आप फ्रिक्वेंसी रेंज लिख दोगे तो आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा, ये आया कहां से, ये तो यहां से आया, यहां पर 4। अब देखना प्लीज, ये 8 है तो ये किधर जाएगा, यहां पर भी 8 अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद अगेन फिर क्या करना है, अगेन 3, इसको इधर ले आइए, 3 इंटू 10⁻16, अगेन 3, 3 इंटू 10⁻19, और लास्ट में अगेन 3 इंटू 10⁻19 टू 5 इंटू 10⁻23। हर दोबारा फिर रिपीट कर दूं, आपने राइट हैंड साइड में चलना है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, राइट हैंड साइड में चलना है। फिर आपने 10⁻9 11 14 14 16 19 23 लिखना। फिर आपने क्या काम करना है, स्टार्टिंग में 5, लास्ट में 5 लिख लेना है। फिर आपने
थ्री है जो 4 टाइम्स लिखने हैं, 1 2 3 4 टाइम्स। इसी तरह से नीचे से 1 2 3 4 टाइम्स। उसके बाद आपको विजिबल लाइट की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो आपको याद रखनी है, 4 × 10⁻14 टू 8 × 10⁻14। आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि ये जो 4 × 10⁻14 यहां से है तो ये यहां पर चला गया, और 8 × 10⁻14 इधर आ जाएगा, और लास्ट में दैट इक्वल यहां पर हम लिखेंगे 5 × 10⁻5। तीन चार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। याद रखना 9 11 14 14 16 19 23, और जो विजिबल लाइट है उसका जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो आपको याद रखना है, वो कितना होता है, 4 × 10⁻14 टू 8 × 10⁻14। याद देखिए ध्यान से, 5 3 3 3 3, 5333, इधर से भी 5333, 5333, 5333 उल्टा, यहां पर 4 यहां पर 8, ये 4 कहां से है, इधर, ये 8 इधर, देन कम। दोबारा देख लीजिए बेटा, ध्यान से समझिए। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3, ये 4 ये 8, ये 4 है, ये 8, 4 कहां से है, यहां से, 8 यहां पर गया, और ये कंप्लीट 9 11 14 14 16 19 23। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, ये तो आपको याद रखना 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द गामा रेंज, तो आपको एकदम से देखना पड़ेगा 3 × 10⁻19 हर्ट्ज टू 5 × 10⁻23 हर्ट्ज। स्टार्टिंग में भी 5 है, लास्ट में भी 5 है, आप सारा कोरिलेशन बना लेना। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। समझ में आया, यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 3, उसके बाद 4 एंड 8, इसी तरह से 3 3 3 3 एंड 4 एंड 8। इज दैट क्लियर नॉट? तो ये क्या है, दिस इज द मेथड टू रिमेंबर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम आगे बढ़ते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमको फ्रीक्वेंसी को कैसे याद रखना है, हम आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम वेवलेंथ रेंज को कैसे याद रखेंगे। ध्यान से देखना बेटे, वेवलेंथ रेंज को हम कैसे याद रखेंगे। इसमें हम चले हैं राइट हैंड साइड, उसमें हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हम चले हैं राइट हैंड साइड, उसमें हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। उसमें भी आपको 4 डिजिट्स याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं, 3 8 11 एंड 14। 3 8 11 एंड 14, और विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम भी याद रखना है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगेन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसमें हम चले थे राइट हैंड साइड, इसमें चला लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड चलिए लाइक दिस, लेफ्ट हैंड साइड लाइक दिस, लेफ्ट हैंड साइड लाइक दिस, लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल, लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल, लेफ्ट हैंड साइड डायगोनल, लेफ्ट। क्लियर हुआ बेटे बात? अब इसमें क्या करना है, विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये कहां से आया, लाइक दिस ऐसे चलना है बेटे आपने, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ये आया कहां से है, ये आया यहां पर से, 400 नैनोमीटर लिख दीजिए। 400 किधर जाएगा, 400 जाएगा इधर, 400 नैनोमीटर इधर लिख दीजिए। अब हम क्या लिखेंगे, 3, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 10⁻³ बचा कितना, 8, 10⁻⁻8, 11, 10⁻⁻11, 14, 10⁻⁻14। इज दैट क्लियर नो? फिर ये लिखने के बाद 10⁻⁻3, अब इधर आ जाएगा 10⁻⁻3, 700 नैनोमीटर इधर आ गया, 400 नैनोमीटर इधर चला गया, 10⁻⁻8, 10⁻⁻8, 10⁻⁻11, 10⁻⁻11 कंप्लीटली। उसके बाद 10⁻⁻3 से लेके बेटे 1 मीटर एंड 1 मीटर टू 10⁻⁵ मीटर। तो ये क्या है, दिस इज द मेथड टू रिमेंबर द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ है वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी रेंज भी याद रखना पड़ेगा आपको, और आपको वेवलेंथ रेंज भी याद रखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी रेंज 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 × 10⁻14 हर्ट्ज।
और फ्रिक्वेंसी रेंज, सॉरी वेवलेंथ रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। फ्रिक्वेंसी रेंज कितना है, सॉरी अगर मैं गलत बोल गया हूं, तो फ्रिक्वेंसी रेंज कितना है, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपको याद रखना है। ये शॉर्ट फ्रिक्वेंसी, शॉर्ट इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव बैंड होता है इसका। विजिबल स्पेक्ट्रम का जो वेव बैंड है वो बहुत शॉर्ट है, विजिबल स्पेक्ट्रम का जो वेव बैंड है वो बहुत शॉर्ट वेव बैंड है। तो इस तरह से आपने ये वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी रेंज याद कर लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम इन वेव्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और इन वेव्स का यूज कहां पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटे। इन वेव्स को हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे और इन वेव्स का यूज कहां कहां पर है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम रेडियो वेव्स की बात करेंगे। अकेले अकेले की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं बेटे, रेडियो वेव। ध्यान से देखना बेटे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, रेडियो वेव्स। दो बातें याद रखनी है रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स का जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो कितना होता है, 5 इंटू 10⁻5 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज। जो इसका वेवलेंथ रेंज है वो कितना है बेटे, 1 मीटर टू 10⁻5 मीटर तक इसका क्या है, ये वेवलेंथ रेंज है। अब रेडियो वेव्स को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेडियो वेव्स को एन एक्सेलरेटेड चार्ज से हम प्रोड्यूस करेंगे जितनी वेव्स है। लेकिन यहां पर रेडियो वेव्स को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन ऑसिलेटिंग सर्किट। याद रखना, एलसी ऑसिलेटर। एल क्या है, व्हाट इज एल, एल इज एन इंडक्टर। व्हाट इज एल, एल इज एन इंडक्टर। व्हाट इज सी, सी इज ए कैपेसिटर। तो एलसी ऑसिलेटर में क्या होगा, हम एलसी ऑसिलेटर से रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहा कैसा है एलसी ऑसिलेटर, ध्यान से देखना, याद रखना है। वन ऑफ दिस इज ए कैपेसिटर। व्हाट इज दिस इज ए इंडक्टर। पहले हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, इसके बाद कैपेसिटर चार्ज करने के बाद सारे के सारा जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में स्टोर होने के बाद थोड़े टाइम के बाद ये जो चार्ज है वो इंडक्टर में फ्लो करेगा। फिर इसका कैपेसिटर का चार्जिंग कम हो जाएगा, कैपेसिटर का चार्जिंग कम हो जाएगा और इंडक्टर का चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। लाइक दिस मींस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा अगेन। फिर कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, इंडक्टर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फुली चार्ज हो जाएगा, इंडक्टर फुली डिस्चार्ज, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जो वेव्स हमको मिलेंगी वो कौन सी वेव्स मिलेगी बेटा, वो रेडियो वेव्स मिलेगी। तो आपको याद रखना है रेडियो वेव्स को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेडियो वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ए एलसी ऑसिलेटर। विद द हेल्प ऑफ एन एलसी ऑसिलेटर से हम रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है सर ये जो रेडियो वेव्स हैं इनका यूज कहां कहां पर है। देखिए जितना भी हमारे पास कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग है, सब में हम कौन सी वेव यूज करते हैं बेटा, रेडियो वेव्स। मैं एग्जांपल दे देता हूं, 530 किलो हर्ट्ज टू दैट इज इक्वल टू 1710 किलो हर्ट्ज तक जो हम फ्रीक्वेंसी रेंज की, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं बेटे, वो यूज करते हैं एएम के लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। रेडियो में यूज होता था, अब बहुत कम चलन है इसका, बहुत कम यूज है एएम का। एफएम चलता है, एफएम आपको पता है फ्रीक्वेंसी रेंज, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। लेकिन जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, एएम जो आपका चैनल्स हैं वो अब नहीं चलते। उनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता था 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज, अगर चलता भी होगा बहुत रेयर। ज्यादातर क्या चलता है, एफएम चलता है। तो उसके बाद रेडियो वेव्स में जो दूसरा मैंने अभी अभी बात कर रहा हूं, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एफएम का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितना, 88 मेगा हर्ट्ज टू दैट इज इक्वल टू 108 मेगा हर्ट्ज। ये क्या है, ये हम किस में यूज करते हैं बेटा, एफएम में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिस एफएम पे आप रेडियो पे गाने सुनते हो
तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ये है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर हम 1710 से आगे लेके चलें, 1710 किलो हर्ट्ज टू दैट इज 54 मेगाहर्ट्ज। 1710 किलो हर्ट्ज टू 54 मेगाहर्ट्ज। तो हम किसके लिए यूज करते हैं बेटा, शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव बैंड के लिए हम यूज करते हैं। ये भी एक रेडियो का रेडियो कम्युनिकेशन था जो बिल्कुल अभी लगभग खत्म होने के कगार पे है। शॉर्ट वेव तो मेरे को लगता नहीं कहीं पर यूज होती होंगी। उस शॉर्ट वेव के बाद आया एफएम, सॉरी एएम, एएम के बाद आया एफएम। लेकिन अब जो लेटेस्ट चलता है रेडियो में वो क्या चलता है बेटा, वो एफएम चलता है। एफएम का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एक्चुअली जो सिग्नल का क्वालिटी है वो एफएम में ज्यादा बढ़िया मिलता है देन दैट ऑफ द एस डब्ल्यू और एएम। तो आपने थोड़ा सा याद कर लेना है, अगर याद कर सकते हो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं याद कर सकते तो चलेगा तब भी। इसमें से वैसे एक दो एफएम के बारे में पूछ सकता है, एएम के बारे में मुश्किल पूछेगा क्योंकि ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। एफएम के बारे में शायद पूछ ले कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द एफएम, तो आपको पता होना चाहिए 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हम आप यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रेडियो वेव्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन ऑसिलेटिंग सर्किट। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है वो भी मैंने आपको बता दिया। रेडियो वेव्स के बाद कौन सी वेव्स आती है बेटा, रेडियो वेव्स के बाद आती है माइक्रोवेव्स। ओहो, कौन सी वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स। अब माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रेंज पता ही है आपको, 3 × 10⁹ हर्ट्ज टू दैट इज इक्वल टू, दैट इज 3 × 10⁻11 हर्ट्ज, और 3 × 10⁹ हर्ट्ज टू 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। तो इसका जो वेवलेंथ रेंज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर टू दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। 10⁻⁻3 सॉरी -3 मीटर टू 1 मीटर तक इसका क्या है, वेवलेंथ रेंज है। अब इन वेव्स को, माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। माइक्रोवेव ऐसे नहीं प्रोड्यूस, सिंपल वे नहीं है कोई, इसके लिए कुछ स्पेशल डिवाइसेस बनाई गई हैं। वो स्पेशल डिवाइसेस क्या हैं, जैसे है गन डायोड, लैब में यूज करते हैं गन डायोड। विद द हेल्प ऑफ ए गन डायोड हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ए गन डायोड। या फिर क्या होता है बेटे, क्लिस्ट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन्स की हेल्प से हम माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर मैग्नेट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स, विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट्रॉन्स वी कैन प्रोड्यूस द माइक्रोवेव्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। माइक्रोवेव्स का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो है 3 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। जो वेवलेंथ रेंज है 10⁻³ मीटर टू 1 मीटर। और इनको प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है, गन डायोड, क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन। अब ये जो माइक्रोवेव है, नाम से ही पता लग रहा है माइक्रोवेव का यूज क्या है, माइक्रोवेव ओवन में। ध्यान देखना किसमें यूज है बेटे, माइक्रोवेव ओवन में फॉर कुकिंग फूड। हाई एनर्जी वेव्स हैं, हाई एनर्जी वेव्स है माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव यूज होती है। माइक्रोवेव जैसे ही फूड के ऊपर पड़ती हैं तो जो फूड के जो पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जैसे ही वो बहुत हाई एनर्जी से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन, एंड कोलिजन कॉजेज हीट, तो वो खाना गर्म हो जाएगा। हम आगे बताएंगे आपको माइक्रोवेव ओवन में हम क्या यूज करते हैं बेटा, माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव का कहां पर यूज है बेटा, एयरक्राफ्ट नेविगेशन। अपने को कैसे पता लगता है, या फिर जो कंट्रोल सिस्टम होता है एयरपोर्ट पर, उनको कैसे पता लगता है कौन सा जहाज कहां पर है, तो उसके लिए क्या होता है, एक माइक्रोवेव्स नेविगेशन सिस्टम होता है जिसमें माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम, एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम, एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम इन विच द माइक्रोवेव्स आर यूज्ड, या माइक्रोवेव्स एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम, माइक्रोवेव्स एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम, जिससे अपने को पता लगता है कि पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट है उसकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। उसके बाद माइक्रोवेव्स का और कहां पर यूज है,
कई बार आपने क्रिकेट देखा होगा, आपने टेबल टेनिस भी देखा होगा, आपने फुटबॉल भी देखा है। तो वो जो डिटेक्ट करते हैं ना कि इस बॉलर ने इस स्पीड से बॉल को फेंका, या ये जो बॉल है टेबल टेनिस की जो बॉल है वो इतनी स्पीड से आगे गई, इसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोवेव डिवाइसेस। माइक्रोवेव डिवाइसेस होती हैं कुछ, तो दैट्स वाई यहां पर हम क्या लिखेंगे? माइक्रोवेव्स आर यूज्ड, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द स्पीड, ध्यान देना, टू डिटेक्ट द स्पीड, टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल, टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ द क्रिकेट बॉल, या फिर टेबल टेनिस बॉल, या फिर फुटबॉल एक्सेट्रा। तो ये क्या है? दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द माइक्रोवेव्स। एक चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो रेलवे का ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, वहां पर उनको कैसे पता लगता है कि कौन सा रेल, कौन सा कौन से ट्रैक पे है, कौन सा ट्रेन कौन से रेल पे है, कौन सा ट्रेन कहां पर है? तो विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोवेव्स, तो यहां पर हम यूज करेंगे माइक्रोवेव्स आर यूज्ड, आर यूज्ड in the are used in the traffic control, are used for the traffic control, in the traffic control, are used in the traffic control of railway to detect the position of the different rails, to detect the positions of the different rails, to detect the positions of different trains, वैसे रेल बोल देते हैं लेकिन ट्रेन्स, to detect the positions of the different trains, to detect the positions of the different trains, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो माइक्रोवेव्स मैंने आपको बता दिया हाई एनर्जी वेव्स हैं, मेनली इसका जो यूज होता है रेडार सिस्टम में भी यूज होता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में होता क्या है? एक्चुअली रेडार सिस्टम यूज होता है। क्लियर हुआ बेटे बात? रेडार सिस्टम में यूज होता है, used in the microwave oven to detect the speed of the cricket ball, football, table tennis ball, etc. Used in the traffic control system of the railway to detect the speeds, to detect the positions of the different trains at the different rails. So that's why these are the different uses of the microwaves. माइक्रोवेव्स के बाद कौन सी वेव्स आती हैं बेटा? माइक्रोवेव्स के बाद आती है इंफ्रारेड वेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद कौन सी आती हैं? इंफ्रारेड। देखिए इंफ्रारेड नाम से ही पता लगेगा आपको, इंफ्रारेड ही आपने पढ़ा भी होगा। इंफ्रारेड वेव्स को ना हम हीट वेव्स भी बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द हीट वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स को हम क्या बोलते हैं बेटे? हीट वेव्स भी बोल देते हैं। हीट वेव्स है तो प्रोड्यूस कैसे होती हैं? बिल्कुल सिंपल है, infrared waves are produced with the help of the hot bodies, are produced with the help of the hot bodies। जितनी भी हॉट बॉडीज हैं वो सारे के सारे इंफ्रारेड रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप धूप में खड़े हो, तो धूप में खड़े होकर जो आपको गर्माहट फील हो रही है, जो आपको गर्मी लग रही है, वो किसकी वजह से लगती है बेटे? वो इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से लगती है। तो कोई भी हॉट बॉडी है वो क्या प्रोड्यूस करती है बेटे? वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को प्रोड्यूस करती है। अब इनका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस क्या है, मैं आपको बता देता हूं डिफरेंट डिफरेंट यूजेस। पहले तो इसका जो इंफ्रारेड वेव्स का जो यूज है वो क्या है? फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द, फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। धरती का, धरती का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो किसकी वजह से रहता है? जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, वो किसकी वजह से रहता है बेटे? वो इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से ही रहता है। इंफ्रारेड रेडिएशन धरती को क्या करते हैं? धरती को गर्म रखती है। इज दैट क्लियर नॉट? और भी मैं आपको बता दूं, मान लेते टू सी इन द फॉग कंडीशंस, टू सी इन द फॉग कंडीशन, फॉग कंडीशंस में देखने के लिए क्या यूज करते हैं बेटे? इंफ्रारेड कैमराज आर यूज्ड।
इंफ्रारेड कैमराज आर यूज्ड। इंफ्रारेड हीट वेव्स हैं, तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं बेटे? टू डिहाइड्रेट द फ्रूट्स, टू डिहाइड्रेट द फ्रूट्स। फ्रूट्स को आपने डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? उसमें से पानी को निकाल देना है, बिल्कुल। अगर हम फ्रूट्स में से बिल्कुल पानी को निकाल देंगे, जैसे अंजीर है, और भी आते हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जैसे खुमानी आती है, अंजीर आती है, सूखी अंजीर आती है, बाजार से मिल जाती है आपको, अंजीर लेते हो आप। तो वो कैसा फ्रूट है बेटे? वो डिहाइड्रेटेड फ्रूट है। अब तो बहुत सारे डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स बाजार में मिल जाते हैं, तो उनको डिहाइड्रेट करने के लिए, उनमें से पानी को इवेपोरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी हैव टू यूज द इंफ्रारेड रेडिएशंस। और कहां पर यूज है बेटा? इन फोटोग्राफी, इन फोटोग्राफी, इन फोटोग्राफी इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड। फोटोग्राफी में भी क्या यूज करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड। इज दैट क्लियर नॉट? इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड। तो ये क्या है? दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द इंफ्रारेड। और कर लेते हैं। और मान लेते हैं आपके पास सोलर पैनल है। सोलर पैनल, सोलर पैनल क्या काम करता है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यू हैव टू से दैट सोलर पैनल, सोलर सेल, सोलर पैनल और सोलर सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इंफ्रारेड रेडिएशंस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह से हमारे आसमान में क्या उड़ रहे हैं बेटे? सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स को जो एनर्जी मिलता है वो कहां से मिलता है बेटा? वो इंफ्रारेड रेडिएशन से मिलता है। वहां पर सोलर पैनल लगे होते हैं। जो सोलर पैनल्स हैं वो क्या काम करते हैं? वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सैटेलाइट्स को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, वो कहां से मिलती है बेटा? वो इंफ्रारेड रेडिएशन से मिलती है। इंफ्रारेड मींस हॉट वेव्स, हीट वेव्स। समझ में आ गया बेटे बात? तो हीट वेव्स है, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द हॉट बॉडीज। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रारेड के बाद हमारे पास क्या बनता है? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अपने पास विजिबल स्पेक्ट्रम। मैंने आपको बार बार बोला है, ये कौन सा है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है और वेवलेंथ रेंज है, तो आपको याद ही होना चाहिए। फ्रिक्वेंसी रेंज कितना है? 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और जो इसका वेवलेंथ रेंज है वो भी 400 नैनोमीटर टू दैट टू 700 नैनोमीटर। ये भी आपको याद ही होना चाहिए। अब विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? विजिबल लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ द एटम्स। जब भी हम किसी भी एटम को एक्साइट करते हैं, किसी भी एटम को हम एनर्जी देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा बेटे? वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जाके वो ज्यादा टाइम तक वहां रुकेगा नहीं। ये दोबारा से किस में आएगा? दोबारा से जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये रेडिएशंस को इमिट करेगा। व्हेन दीज रेडिएशंस एग्जिस्ट इन द विजिबल रीजन। अगर ये रेडिएशंस विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करती हैं, तो कौन सा लाइट मिलता है आपको? विजिबल लाइट मिल जाता है। इज दैट क्लियर नॉट? तो मेरे हिसाब से आपको यह भी क्लियर है कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ द एटम। जब हम एक एटम को एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, तो दोबारा से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करता है। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एग्जिस्ट इन द विजिबल रीजन, देन द विजिबल लाइट इज प्रोड्यूस्ड। इज दैट क्लियर नॉट? अब यूजेस कहां कहां पर है? जहां मर्जी यूज कर दीजिए आप। विजिबल लाइट का कहां पर यूज है? घर में एलईडी है क्या? एलईडी पैनल में विजिबल लाइट है ये। कैमरा के लिए विजिबल लाइट का जरूरत होता है, यस। एलईडी बल्ब है, विजिबल लाइट बल्ब है, विजिबल लाइट का यूज है, यस। तो बहुत जगह पर हम क्या यूज करते हैं? विजिबल लाइट को यूज करते हैं। इज दैट क्लियर नॉट? तो जहां भी लिखोगे वहीं पर विजिबल लाइट है। बल्ब में बोल दीजिए आप, टीवी पैनल्स में बोल दीजिए, मोबाइल फोन्स में बोल दीजिए, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वी हैव टू यूज द विजिबल लाइट। अब इसके बाद विजिबल लाइट के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है बेटा? नेक्स्ट आता है हमारे पास
यूवी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है, इसका जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो कितना होता है बेटे? 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू, कहां से कहां तक होता है? 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। यूवी रेडिएशंस का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। और इसका जो वेव रेंज होगा 10⁻⁻8 मीटर टू 400 नैनोमीटर। बेटा अब हम इन यूवी रेडिएशंस को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो यूवी रेडिएशंस को प्रोड्यूस करने के लिए देखिए, ध्यान से देखना बेटे, इसके लिए ना स्पेशल लैंप्स होते हैं, स्पेशल लैंप्स, यूवी लैंप से हम यूवी रेडिएशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर अल्ट्रा हॉट बॉडीज, वेरी हॉट बॉडीज, अल्ट्रा हॉट बॉडीज, अल्ट्रा हॉट बॉडीज हैं जो, वो भी क्या प्रोड्यूस करती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं, सन, सन से क्या निकलती है? यूवी रेडिएशंस विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। यूवी रेडिएशंस को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है बेटे? ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि यूवी रेडिएशंस आर वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी। अब देखिए यूवी रेडिएशंस कहां से प्रोड्यूस होती है बेटे? सन से। और मैं आपको बता दूं, कभी आपने देखा होगा, वेल्डिंग वाले देखे होंगे, वेल्डिंग, वेल्डिंग करते हुए देखा है लोगों को। तो जब वो वेल्डिंग करते हैं, वहां का जो टेम्परेचर है, रॉड का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और वहां से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कौन सी निकलती हैं बेटा? वो भी यूवी रेडिएशंस निकलती हैं। ये यूवी रेडिएशन बड़ी डेंजरस है। कई बार देखा होगा आपने, जो वेल्डिंग करने वाले मिस्त्री होते हैं उनके ना यहाँ पर ब्लैक ब्लैक हुआ होता है। वो ब्लैक क्या है? दिस इज द स्किन बर्न विद द यूवी रेडिएशंस, विद द यूवी रेडिएशंस। इज दैट क्लियर नॉट? अब क्वेश्चन ये बनता है कि यूवी रेडिएशंस का क्या है? याद रखना, यूवी रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द यूवी लैंप्स। और अल्ट्रा हॉट बॉडीज, मैंने आपको वेल्डिंग का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको सन का एग्जांपल दे दिया। इनका यूज कहां पर है? मैंने आपको बताया, ये जो रेडिएशंस है ये हाई एनर्जी रेडिएशंस है। इनका एनर्जी, जिसका फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगा। और ये जो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं, ये क्या काम करती हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो बैक्टीरिया को किल कर सकती है, मार सकती है। इसीलिए कभी आपने देखा हो आरओ के ऊपर लिखा होता है आरओ प्लस यूवी। तो आरओ में रिवर्स ऑस्मोसिस, जो वाटर प्योरीफायर होता है उसमें यूवी भी लिखा होता है। यूवी का मतलब उसमें एक यूवी लैंप लगा होता है, जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं उनको यूवी रेडिएशंस मार देती है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। और यूवी रेडिएशंस का क्या यूज है बेटे? टू डिटेक्ट, टू डिटेक्ट फेक करेंसी, टू डिटेक्ट फेक करेंसी। अगर आपने फेक करेंसी को डिटेक्ट करना है, टू डिटेक्ट फेक करेंसी, फेक करेंसी को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी हैव टू यूज द माइक्रोवेव्स। और कहां पर यूज करते हैं बेटे? टू डिटेक्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक है, तभी हम क्या यूज करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज कर सकते हैं। इन द बर्गलर अलार्म्स, इन द बर्गलर अलार्म्स, बर्गलर, इन द बर्गलर अलार्म्स, इन द बर्गलर अलार्म्स यूवी रेडिएशन आर यूज। और कहां पर यूज कर सकते हैं यूवी रेडिएशन का? सोच के बताइए। यूवी रेडिएशंस, मैंने आपको बताया, टू किल द बैक्टीरिया, या टू, आप टू किल बैक्टीरिया लिखने की बात नहीं है, आप मत लिखना टू किल द बैक्टीरिया, आप लिखिए फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, या फिर टू किल द बैक्टीरिया फ्रॉम द वाटर, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर, या फिर टू किल द बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। और बता दूं, कभी आपने देखा हो ना, डॉक्टर्स क्या काम करते हैं, जो उनके डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको कहां पर रखते हैं? उसको स्टेरिलाइज करते हैं, किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी रेडिएशंस। स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइज करते हैं, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया? जब डॉक्टर्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं
नाइफ है और इंस्ट्रूमेंट औजार यूज करते हैं, उनको स्टेरिलाइज करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं बेटा, यूवी रेडिएशंस को यूज करते हैं, क्योंकि यूवी जो रेडिएशंस है वो हाई एनर्जी रेडिएशंस। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है तो उसको ये क्या कर देती है, उसको ये किल कर देती है, उसको ये मार देती है। तो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो आपको याद होना चाहिए, इनका फ्रिक्वेंसी रेंज याद होना चाहिए, इनका वेवलेंथ याद होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कहां कहां पर यूज है। क्वेश्चन यही बनता है, which waves are used in the burglar alarms, then you have to say, सोचना पड़ेगा आपको, burglar alarm में क्या यूज होता है, यूवी रेडिएशंस। which waves are realization of the doctor's instruments, तो डॉक्टर्स इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, वी हैव टू यूज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। कई बार क्वेश्चन आता है, which waves, which radiations are used to detect the fake currency या to detect the fake documents, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एक्स-रेज। नेक्स्ट क्या आता है बेटे, एक्स-रेज। कितनी है एक्स-रेज का, ये भी आपको याद रखना है, कितना है, 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज टू 3 into 10⁻16 hertz to 3 into 10⁻19 hertz, 3 into 10⁻16 hertz to 3 into 10⁻19 hertz। जो वेवलेंथ रेंज है वो कितना है, 10⁻−11 मीटर टू 10⁻−8 मीटर, 10⁻−11 मीटर टू 10⁻−8 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, 10⁻−11 मीटर टू 10⁻−8 मीटर। अब ये जो एक्सरेज हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती है, ये विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सरेज एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। जब हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम को जब सडनली स्टॉप किया जाता है, या हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बीम को सडनली स्टॉप कर दे, तो वहां से क्या निकलती हैं, वहां से एक्सरेज निकलती हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये मेटल शीट है, ये मेटल शीट है, ये इलेक्ट्रॉन का बीम आ रहा है, बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम। व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम इज सडनली स्टॉप्ड, इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी एकदम से जीरो हो गई, तो यहां से कौन सी रेडिएशंस निकलेंगे बेटे, यहां से एक्स रेज निकलेंगे। तो एक्स रेज कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम इज सडनली स्टॉप्ड विद ए मेटेलिक शीट। व्हेन प्रोडक्शन, व्हेन एन electron beam is stopped, when an electron beam is stopped with the help of, suddenly stopped with the help of metal sheet, with the help of metal sheet। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं, when an electron beam is stopped with the help of metal sheet, then x-rays are produced। अब एक्सरेज का कहां यूज है, पता ही है, सबसे ज्यादा यूज टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर इन द बॉडी, टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर। कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करते हैं बेटे, सबसे पहले एक्सरे करवा, सबसे पहले क्या करवाते हैं, एक्सरे। टू आइडेंटिफाई, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, टू आइडेंटिफाई एनी अदर, यू कैन से फॉरेन मटेरियल इन द बॉडी। फॉरेन मटेरियल क्या हो सकता है, किसी को गोली लगी है, फॉरेन मटेरियल आ गया बॉडी में, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सरेज का यूज करते हैं। इसकी इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहां पर हर एक बंदे को स्कैन किया जाता है। तो जितने भी फॉरेन, मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट पर स्मगलर्स की बॉडी के अंदर जो स्मगलिंग मटेरियल है, लाइक गोल्ड, सिल्वर हो गया, ओपियम हो गया, उनको डिटेक्ट करने के लिए भी क्या यूज करते हैं बेटा, एक्सरेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्सरेज का यूज करते हैं। तो एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर इन द बॉडी, to detect the foreign materials in the body at the airports, to detect the silver, gold, opium, which is transported from one place to another place by the smugglers। जो smugglers हैं वो अपनी बॉडी के अंदर छुपा के ले जाते हैं
सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए भी क्या यूज करते हैं बेटा, एक्स रेज का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब लास्ट जो हमारे पास बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो लास्ट वेव्स बनती हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है गामा रेडिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रेडिएशन है बेटा? गामा रेडिएशन। इनका जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो कितना होता है गामा रेडिएशन का? ये होता है बेटे 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज, 3 × 10⁻⁹ टू, that is equal to 3 × 10⁻⁹ to 5 × 10⁻23 hertz, 3 × 10⁻⁹ to 10⁻5 × 10⁻23 hertz। तो इसका वेवलेंथ रेंज कितना होगा? वेवलेंथ रेंज होगा बेटे 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻11 मीटर। देखिए नाम से पता लग रहा है बेटे गामा रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन कहां से निकलते हैं? रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, अनस्टेबल न्यूक्लियाई से। तो ये जो गामा रेडिएशन है ये भी कहां से निकलेंगी, कहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। कहां से प्रोड्यूस होती है बेटे? विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? गामा रेडिएशन। अब इनका यूज कहां पर है? पहला यूज टू ट्रीट द कैंसर और ट्यूमर, टू ट्रीट द कैंसर और ट्यूमर, गामा रेडिएशन आर यूज। उसके बाद फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ये क्या काम करती है बेटा? गामा रेडिएशन हाई एनर्जी रेडिएशन हैं, ये जो माइक्रो बैक्टीरिया है उसको बिल्कुल किल कर देती हैं, तो दैट्स व्हाई दीज आर यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। और गामा रेज का कहां पर यूज है बेटे? इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या यूज करते हैं बेटे? गामा रेडिएशन का यूज किया जाता है। और भी आप जितने भी यूजेस हैं और पढ़ सकते हो। तो बेटा मैंने आपको बताया यहां से क्वेश्चन बनने का चांस बहुत 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 ज्यादा है। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? इस चैप्टर में हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कहता है कि पर्टिकुलर एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके ऊपर जो एनर्जी फ्लक्स फॉल कर रहा है वो ये है 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम ये है। और आपको कहता है कैलकुलेट द एनर्जी रिसीव्ड बाय दिस एरिया मोमेंटम ऑफ द रेडिएशंस। आपको बोलता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द रेडिएशंस ऑन द सरफेस एंड व्हाट विल बी द मोमेंटम इफ द रेडिएशंस आर टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। ध्यान से सुनना, एक सरफेस है उसके ऊपर जो फ्लक्स है वो कितना रिसीव हो रहा है, रेडिएशन फ्लक्स है वो कितना है 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है सरफेस का? दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम 30 मिनट्स के लिए रिसीव होती है रेडिएशन। अब ये कहता है जब 30 मिनट्स के लिए रिसीव होती है तो कितनी एनर्जी सरफेस ने रिसीव किया और मोमेंटम कितना था रेडिएशन का, और इन रेडिएशंस ने इस टाइम में कितना फोर्स एक्सर्ट किया। तो कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देखना। आपको पता है बेटे इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा? इंटेंसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया। देन व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द इंटेंसिटी? दैट इज 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आपको मीटर पर मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। 18 टाइम कितना है 30 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60। एरिया कितना है बेटे? दैट इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए तो ये जो एनर्जी आएगी ये कितनी आएगी बेटा? 1 2 3 छेती 18 दूनी 36 36 इंटू 18 और इंटू में 10⁻³ हम सॉल्व करेंगे इसको। 36 इंटू 18 108 10 64, तो ये कितना आएगा?
18 6 जा 108, 108 10, 18 3 जा 54 एंड 64, यस। तो ये जो एनर्जी आएगा वो कितना आ गया, 648 इंटू 10⁻³ मीन्स ये जो एनर्जी रिसीव आया 6.48 इंटू 10⁻5, कितना आ गया, 6.48 10⁻5 जूल एनर्जी आपके पास आ गया है। अब ये कहता है मोमेंटम भी निकालिए, व्हाट इज द मोमेंटम, वो आपको पता है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट स्पीड ऑफ द रेडिएशन से हमने निकाला था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे आया है, क्योंकि बेटे जो एनर्जी होता है ना अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन mc स्क्वायर, और अगर हम डिवाइड में c से डिवाइड कर देंगे मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज द मोमेंटम, ये याद करने का तरीका है। नाउ व्हाट इज द मोमेंटम, एनर्जी का वैल्यू कितना है बेटे 6.48 इंटू में कितना है 10⁻5, व्हाट इज द स्पीड 3 इंटू 10⁻8, p इज इक्वल टू सॉल्व कीजिए 2.16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मोमेंटम। अभी कहता है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दीज रेडिएशंस ऑन दैट सरफेस, तो फोर्स का वैल्यू आपको पता है, फोर्स क्या होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम या मोमेंटम ओवर टाइम। What is the value of the momentum? 2.16 into 10⁻³ टाइम का वैल्यू कितना है 30 मिनट्स इंटू 60। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, कितना बनेगा 2.16 10⁻⁻5 डिवाइड में 18, तो कितने पे जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू ये जाएगा 0.12, 0.12, 18 1 जा 18, 3, 18 2 जा 36, 10⁻⁻5 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाइड में 10, f का जो वैल्यू आएगा 1.2 इंटू 10⁻, डिवाइड में 1 डिवाइड में -6 न्यूटन, 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। और क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन मान लेते हैं आपके पास आ जाता है क्वेश्चन इस तरह का, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आ गया आपके पास, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻5 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, दिस इज द गिवन। आपको कहता है मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 5 इंटू 10⁻⁻5 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, कहता है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स को निकालिए। आपको पता है कि ये जो C का वैल्यू होता है वो कितना होता है बेटे, दैट इज इक्वल टू E नॉट डिवाइड में B नॉट। C का जो वैल्यू है स्पीड ऑफ रेडिएशन जो है वो क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड टू द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड E नॉट डिवाइडेड में B नॉट। यहां पर अपने को जो दे रखा है B नॉट का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला B नॉट। अगर हम इसको कंपेयर करें, B का वैल्यू कितना होता है B नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द B नॉट 5 इंटू 10⁻⁻5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द E नॉट C into B naught, what is the value of the E naught, what is the C, 3 into 10 raised to power 8, what is the value of the B naught, 5 into 10 raised to power -5, what will be the value of the E naught, that is 15 into 10 raised to power 3, 15 into 10 raised to power 3। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, न्यूटन पर कूलम। अब आपने क्या निकालना था, बी का वैल्यू आपको दे रखा है 5 इंटू 10 इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट निकालिए, या वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बोल सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा बेटे ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, सेम वैल्यू रहेगी, इज गिवन 5 इंटू 10⁻⁹ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। एक क्वेश्चन दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 5 इंटू 10⁻⁻ साइन ओमेगा टी
माइनस ऑफ के एक्स, और बोलता है कि कैलकुलेट द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और बोलता है कि एक अल्फा पार्टिकल का बीम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है। अल्फा पार्टिकल बीम, अल्फा पार्टिकल बीम मूविंग परपेंडिकुलर टू ई एट स्पीड 3 into 10⁻⁷. Calculate the value of the force existing on the alpha particles due to the electric field and magnetic field. सिंपल सी बात है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? आपको पता है बी का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बी? बी का वैल्यू होता है बी, पहले बी नॉट निकाल लेते हैं। बी नॉट का वैल्यू ई नॉट डिवाइड में सी। व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट का वैल्यू कितना है? 5 into 10⁹ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बी नॉट? दैट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड में सी। पता ही है ई नॉट का वैल्यू करेंगे 5 into 10⁻⁹ बी नॉट इज इक्वल टू 5 into 10⁻⁹ डिवाइड में 3 into 10⁸ तो सॉल्व करेंगे बी इज इक्वल टू, बी नॉट इज इक्वल टू 1.67 into 10⁻⁻17। ये आपके पास बी नॉट का वैल्यू आ गया। अब ये जो अल्फा पार्टिकल का बीम है, इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा? नॉट द फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है? और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैक्सिमम फोर्स एफ का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? क्यू इंटू ई नॉट। वैल्यू करेंगे, और अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है? ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज इक्वल टू 2 into 1.6 माइनस के 90। वैल्यू करेंगे एफ इज इक्वल टू 3.2, ये बन जाएगा 3.2 into 10⁻⁻19, 3.2 into 10⁻⁻19। और ये जो ई नॉट का वैल्यू है वे कितना है बेटे? 5 into 10⁻⁻9। सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स? 10 16.0 10⁻⁻28 Newton. This is the maximum force which is acting on the alpha particles in the electric field, in the variable electric field, and maximum value of the magnetic field. Magnetic field की वजह से वैल्यू B नॉट Q इंटू V, B नॉट Q इंटू V के इक्वल होगा। B नॉट का वैल्यू करेंगे, चार्ज का वैल्यू करेंगे, वेलोसिटी 3 into 10⁻⁷ है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा आपने सिर्फ, मैं दोबारा से एक बार फिर आपको फ्लैशबैक में जाके बता दूं, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डेरिवेशन है वो अच्छे से करनी है। उसके बाद आपके पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी वेव्स हैं उनका प्रोडक्शन क्या है, वेवलेंथ रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। और उन वेव्स को हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, और वेव्स कहां कहां यूज हैं उन वेव्स का। तो सारे के सारा जो आपका ये चैप्टर है 3 मार्क्स का चैप्टर है, इसी से बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।